हाँ जी बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फंडामेंटली तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए ये क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। एंड दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मटेरियल सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेज। मतलब ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, तो ये सबके लिए अप्लाई होता है, सबके लिए अप्लाई होता है, राइट। तो देखिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज एंड गैस मटेरियल्स। सबके लिए होता है साहब, यानी ऐसा नहीं होता किसके लिए लागू होता है किसके लिए नहीं होता, सबके लिए अप्लाई होता है, राइट। अब देखिए फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम फॉर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, heat supplied delta Q is equal to sum of work done by the system and change in internal energy, ध्यान दो। जैसे मान लो आपके पास में ये कोई सिस्टम है ना, ये कोई सिस्टम है। अब इस सिस्टम को आपने सपोज डेल्टा क्यू एनर्जी दे दी, तो यू हैव सप्लाइड एनर्जी डेल्टा क्यू। तो अब ये एनर्जी डेल्टा क्यू दो तरह की स्थितियों में चेंज होगी, एक तो डेल्टा डब्ल्यू होगा और एक डी यू होगा, तो कहने का अर्थ ये है कि आप जब एनर्जी सप्लाई करेंगे तो एनर्जी सप्लाई दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, डेल्टा डब्ल्यू एंड डी यू। अब सवाल ये उठता है कि डेल्टा क्यू तो हीट सप्लाइड हो गई, चलिए जी, डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है ना। तो ये एक काम तो ये हो गया। अब जो डी यू और डेल्टा डब्ल्यू है ना, इस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना है। तो देखिए डी यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसे हम कहेंगे एन सी वी डी टी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको हम कहेंगे एन सी वी डी टी, है ना। डी टी इज चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो देखिए एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। सीवी क्या है, सीवी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। dt टेम्परेचर चेंज है ना, dt है चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं यहां पर ये जो चीज है ना, इसको लिखना चाह रहा हूं कुछ डिफरेंटली लिखना चाह रहा हूं। कैसे देखो, जैसे ये है डेल्टा क्यू, ये है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। अब सवाल ये उठता है
कि दिस इज डेल्टा क्यू, दिस इज डेल्टा डब्ल्यू, दिस इज डी यू, वाई योर टीचर इज प्रेजेंटिंग दिस इन डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन क्यों है ये? तो देखिए मैं बताता हूँ, हैं तो चेंज ही, हैं तो दोनों चेंज ही। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। दिस इज कॉल्ड एज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। दिस इज कॉल्ड एज नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, दोनों ही नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। लेकिन ये जो डी यू है ना, इट इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब इसका मतलब क्या है? नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल और एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसका मतलब क्या है, इसके डिफरेंस क्या है इसके अंदर? तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल उसको कहते हैं जो अलग अलग प्रोसेस के लिए, अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग होगा, है ना। एक मिनट जरा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम उसको कहते हैं जो अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगा, राइट। तो देखो जी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या है? डिफरेंशियल, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब है वैल्यूज ऑफ चेंज, वैल्यूज ऑफ चेंज, चेंज डिपेंड अपॉन द पाथ और प्रोसेस, डिपेंड अपॉन द पाथ और प्रोसेस, पाथ और प्रोसेस, प्रोसेस, है ना। फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस, फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, प्रोसेसेस वैल्यू विल बी डिफरेंट, डिफरेंट, फॉर डिफरेंट प्रोसेस वैल्यू विल बी डिफरेंट। अच्छा, डी क्या है? डी को कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल में क्या होता है कि वैल्यू चेंज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में जो वैल्यू चेंज होती है ना, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन दी, है ना। हाँ, तो चेंज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, है ना। हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशियल में क्या होता है? चेंजेज आर नॉट डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, चेंजेज आर नॉट डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, चेंजेज आर नॉट डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, है ना। हाँ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको मैं बताऊं कि डी यू जो होता है ना, डी यू, ये हर हालत में एन सी वी डी टी होता है और केवल टेम्परेचर चेंज पर डिपेंड करता है ना। तो डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, है ना। एक मिनट, डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर, है ना। डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर होता है, ये ध्यान रखो, राइट। अब ये डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता। तो डी यू हैज सेम चेंज इन ऑल प्रोसेस, इन ऑल प्रोसेस, मतलब ये अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, अलग अलग ऑल प्रोसेस और पाथ्स, है ना। चलिए, ये सब हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। हाउ मेनी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस आर देयर इन आवर लाइफ, दैट वी विल डिस्कस नाउ। अब हम बात करेंगे डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, है ना, डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। देखिए, डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो है ना,
इनमें हम फंडामेंटली 4 तरह के प्रोसेसेस की बात करेंगे। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस की बात मैं कर चुका हूँ। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? बहुत धीरे धीरे होता है, आइडियल होता है, हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन होता रहता है। तो एक बार जरा मैं क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस की बातें याद दिला दूँ, है ना। बाकी हम अभी बातें तो अदर प्रोसेस की करेंगे। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। इसकी क्या खास बात है? 2-3 बातें। आइडियल है, आइडियल है। नंबर 2, वेरी वेरी स्लो है। नंबर 3, ऑल टाइम्स मेंटेन इक्विलिब्रियम। हर टाइम पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, राइट। हाँ जी। तो ये जो है ना, ऑल टाइम्स मेंटेन इक्विलिब्रियम, ये क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस की बात हो गई। मैंने याद दिला दिया आपको, फर्स्ट लेक्चर में मैंने यही पढ़ाया था आपको, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। अब मैं बात करूंगा 4 प्रोसेस की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चलो एक नंबर 5 भी ले लेते हैं हम, है ना। नंबर 1 आइसोबारिक। एक मिनट, आइसोबारिक प्रोसेस, है ना। नंबर 2 है आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। तीसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस। चौथा है एडियाबेटिक प्रोसेस, राइट। और 5वां नंबर का है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। राइट। अब हम 1 बाय 1 सभी प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब यही और बस इसी के साथ ही आपका थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर का एक पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होगा, जो छोटा सा पार्ट है वो मैं बता दूंगा, राइट। आइसोबारिक प्रोसेस, सबसे पहला, फर्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक इसी को कहते हैं, और आइसोपीस्टिक प्रोसेस। आइसोबारिक और आइसोपीस्टिक प्रोसेस, देखिए आइसोबारिक आइसोपीस्टिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है हर गैस सिस्टम के लिए अप्लाई होती है। तो मैं कहूंगा PV इक्वल टू nRT। अब आप देखिए इसके अंदर P कांस्टेंट है ना, तो मैं कहूंगा कि V अपॉन T इक्वल टू NR अपॉन P। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। तो देयरफॉर V अपॉन T इज कांस्टेंट, देयरफॉर V proportional to T, V proportional to it is called Charles law. It is called Charles law. Hence, in isobaric process, the thermodynamic system or gas system, thermodynamic system or gas system follows Charles law। चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है साहब। थर्मोडायनामिक सिस्टम चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है, राइट। अब देखिए ग्राफ्स, बहुत सारे ग्राफ्स ड्रॉ करूंगा मैं। सबसे पहला ग्राफ होता है इंडिकेटर डायग्राम। सबसे पहला ग्राफ क्या होता है? इंडिकेटर डायग्राम फंडामेंटल ग्राफ होता है, और इससे हमें सारी नॉलेज प्राप्त हो जाती है सिस्टम के बारे में, प्रोसेस के बारे में। तो देखिए इंडिकेटर डायग्राम होता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ये होता है,
प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ये होता है। पी कांस्टेंट है, पी क्या है, कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है। इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप को हम कहते हैं dp अपॉन dv, इट इज जीरो, इट इज जीरो। इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, स्पेसिफिक हीट, इसे कहते हैं हम कैपिटल सीपी। अभी मैं थोड़ी देर में डेफिनेशन बताता हूं इसकी। स्पेसिफिक हीट होती है कैपिटल सीपी। अच्छा, और इसका जो इलास्टिक कॉफिशिएंट होता है ना, इलास्टिक कॉफिशिएंट वो होता है जीरो। तो आप देखिए इसमें क्या क्या चीजें हुई। आइसोबारिक डायग्राम, पी स्लोप डीपी अपॉन डीवी जीरो, स्पेसिफिक हीट सीपी, इलास्टिक कॉफिशिएंट जीरो, है ना। इलास्टिक कॉफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर, आप देखना। इलास्टिक कॉफिशिएंट की डेफिनेशन ये आपको इलास्टिसिटी के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या कंसेप्ट को क्वेश्चन आ जाता है। इलास्टिक कॉफिशिएंट की डेफिनेशन ये होती है भैया, dp अपॉन dv अपॉन v। ध्यान दो, dp अपॉन dv अपॉन v, इसको कहते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेस को हम कहते हैं dp, हमेशा स्ट्रेस को dp कहते हैं, और स्ट्रेन को हम dv अपॉन v कहते हैं, ये ध्यान रखो, राइट। तो ये डेफिनेशन होती है। ये तो हुआ इंडिकेटर डायग्राम की बातें। अब मैं और बहुत सारे डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, वो देखो। जैसे मैं v और t का डायग्राम ड्रॉ करूं तो v प्रोपोर्शनल टू t होता है, स्ट्रेट लाइन, v प्रोपोर्शनल टू t। अगर मैं v अपॉन t और v का डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर मैं v अपॉन t और t का डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। आप बात को समझिए, है ना। अगर मैं प्रेशर और t का डायग्राम ड्रॉ करूं तो P और T का डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये भी कांस्टेंट आएगा, P कांस्टेंट, राइट। तो ये आपके इंडिकेटर डायग्राम की बातें आ गई, ठीक है जी। चलिए अब मैं बात करूंगा, इसके लिए तीनों चीजें हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं डेल्टा क्यू की बात कर लेता हूं। डेल्टा क्यू बराबर हर हालत में n CP dt आएगा, मतलब इसमें ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, तो देखिए क्या है। डेल्टा क्यू है हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, एन है नंबर ऑफ मोल्स। कैपिटल सीपी क्या है? कैपिटल सीपी को कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये एक्चुअल में कैसे डिफाइन करेंगे हम, तो देखो मैं बताता हूं कैसे डिफाइन करेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 mole gas, heat required to raise the temperature of 1 mole gas through 1 degree Celsius, keeping P constant। प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, कीपिंग P कांस्टेंट, ये है बात। तो ये कैपिटल CP है कि हम P को कांस्टेंट रखेंगे और गर्म करेंगे गैस को। तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए जितनी हीट चाहिए दैट इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। 1 मोल के लिए 1 मोल गैस, यस 1 मोल। अब देखिए यहां पे मैं वर्क डन की बात करूंगा, आप है ना। वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, है ना। वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। देखिए जी, वर्क डन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। देखिए
हमने आपको वर्क डन के बारे में बड़ी सिंपल सी बात बताई थी कि डेल्टा डब्ल्यू होता है इंटीग्रेशन पी डी वी V1 से V2, ये पढ़ाया था। P कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर निकाला जा सकता है, V1 से V2, इसे कहेंगे P V2 माइनस V1, P V2 माइनस V1, P V2 माइनस P V1, तो दैट इज nRT2 माइनस nRT1, दैट इज nR डेल्टा टी। अब देखो आप, हम डेल्टा डब्ल्यू को पता है क्या क्या बोल देंगे, हम डेल्टा डब्ल्यू को बोल देंगे P इंटू V2 माइनस V1 हंड्रेड, इसको बोलेंगे हम P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V, इट इज इक्वल टू nR T2 माइनस T1, इट इज इक्वल टू nR डेल्टा टी। आप चेक करिए, ये आ गया, राइट। अच्छा जी, अब डी यू की बात कर लो जरा, ये डेल्टा डब्ल्यू की बातें हो गई है ना, तो डी यू की बात कर रहा हूं। चलिए जी, अब देखो डी यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको मैंने बताया कि ये हमेशा ही एन सी वी डी टी होता है, चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो, इधर इट इज आइसोबारिक और आइसोकोरिक और आइसोथर्मिक और एडियाबेटिक, कुछ भी हो यही होगा हमेशा। अब देखो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, so please look over here, according to first law of thermodynamics, डेल्टा क्यू बराबर आ जाएगा तो डेल्टा क्यू बराबर आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू आपका ये है एन आर डेल्टा टी या पी डी डेल्टा भी, कुछ भी लिख दो है ना। चलो मैं दोनों लिख देता हूं एक बार, पी डेल्टा वी प्लस एन सी वी डी टी। अब देखिए इसी डेल्टा क्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलो डेल्टा क्यू को वो वाली वैल्यू भी लिख दो आप, डेल्टा क्यू की जो जनरल वैल्यू होती है इसके लिए एन सी पी डी टी। देखो डेल्टा क्यू बराबर एन सी पी डी टी, कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है ना। पी डेल्टा वी इट इज एन आर डेल्टा टी प्लस एन सी वी डी टी, है ना। ये आपका हो गया इसके लिए प्रोसेस। अब मैं एन एन काट दूं, डेल्टा टी काट दूं, तो ये आ जाएगा सी पी बराबर आर प्लस सी वी। इसे मेयर्स लॉ कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन, इट इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन। ठीक है जी, ये मेयर्स रिलेशन हो गया, ये तो ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ बातें कहना चाहता हूं मेयर्स रिलेशन के आगे, तो वो आप सुनिए जरा। देखो कैपिटल सीपी इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा मोलर स्पेसिफिक हीट एट पी इक्वल टू कांस्टेंट। कैपिटल सीवी को हमने क्या कहा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट वी कांस्टेंट, है ना। ओके राइट। अब मैं आपको एक और टर्म बता रहा हूं, स्पेसिफिक हीट ओनली, इसको स्मॉल सी बोलते हैं, दैट इज कैपिटल सीपी, इट इज स्मॉल सीपी। तो देखिए स्मॉल सीपी है स्पेसिफिक हीट एट पी इक्वल टू कांस्टेंट,
स्पेसिफिक हीट एट पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम गैस। तो देखिए स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर रहा हूं मैं, हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम गैस, फॉर 1 ग्राम गैस टू रेज टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट पी कांस्टेंट। बस ये खास बात। अब देखिए इसको मैं पता क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा स्मॉल सी पी इज कैपिटल सी पी अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम इज मोलर मास, कैपिटल एम इज व्हाट, मोलर मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कैपिटल एम इज मोलर मास। Likewise, I will define small cv. Small cv. Small cv is again specific heat at constant pressure, at constant volume, sorry, at V constant. Specific heat at V constant. ये पता है क्या होगा? It is also the similar way. Heat required to raise temperature of 1 ग्राम गैस, है ना, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम गैस थ्रू टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट वी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर इसको भी हम वही सीवी इज इक्वल टू कैपिटल सीवी अपॉन कैपिटल एम, है ना। एक्चुअल में वो 1 मोल की होती है और आपको पता है m ग्राम बराबर 1 मोल होता है, m ग्राम बराबर 1 मोल होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। अब देखिए ये जो मेयर्स रिलेशन है ना, इसके बारे में मैं एक छोटी सी बात कर लूं, है ना। देखिए मेयर्स रिलेशन, कैपिटल सीपी इज इक्वल टू आर प्लस सीवी, करेक्ट। मैं इस पूरी इक्वेशन को सीवी से डिवाइड कर देता हूं, तो देखिए ये आ जाएगा सीपी अपॉन सीवी बराबर आर अपॉन सीवी प्लस 1। आपको मैं बताना चाहता हूं कैपिटल सीपी अपॉन सीवी को कहते हैं गामा। कैपिटल सीपी अपॉन सीवी क्या कहते हैं, गामा। गामा इज रेशियो ऑफ द 2 स्पेसिफिक हीट्स। ये बहुत काम की टर्म है यहाँ पे। गामा इज व्हाट, गामा इज कॉल्ड एज एटोमिसिटी, गामा इज कॉल्ड एज, इट इज व्हाट, रेशियो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एटोमिसिटी, नाम है एटोमिसिटी। अब देखो आप, मैं यहां पे ये कह सकता हूं R अपॉन कैपिटल CV बराबर गामा माइनस 1, ये माइनस 1 उधर ले जाए तो CV क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा R अपॉन गामा माइनस 1। दिस इज ऑल अबाउट वी हैव डिस्कस्ड फॉर द आइसोबारिक और आइसोपीस्टिक प्रोसेस, आइसोबारिक और आइसोपीस्टिक प्रोसेस। अभी हम एक बार ये सारे प्रोसेस डिस्कस कर लें, उसके बाद वी विल बी सॉल्विंग अबाउट 10 क्वेश्चंस, है ना, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, है ना। इनको को रिलेट करेंगे ना अपन, तो वो हम डिस्कस करेंगे पहले इनको सारे प्रोसेस को करने के बाद में, राइट। हाँ जी, अब हम बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक और आइसोमीट्रिक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोमीट्रिक प्रोसेस। आइसोकोरिक और आइसोमीट्रिक प्रोसेस, बेटा इसको हम कहते हैं V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसकी कंडीशन है। अब अगर मैं PV इक्वल टू nRT की बात करूं तो देखिए P अपॉन T इक्वल टू NR अपॉन V, N कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट, V हैव केप्ट कॉन्स्टेंट, है ना, तो इट इज कॉन्स्टेंट, टोटल कॉन्स्टेंट आ जाएगा। P अपॉन T कॉन्स्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T आएगा, इट इज कॉल्ड एज गैलुसैक्स लॉ, है ना। P प्रोपोर्शनल टू T
It is Gay-Lussac law. It is Gay-Lussac law. Now look over here, है ना? तो ध्यान दीजिए, it means Gay-Lussac law is applicable. Gay-Lussac law is applicable. Gay-Lussac law is applicable for isochoric process. Gay-Lussac law is applicable for isochoric process, and pressure is directly proportional to absolute temperature. Pressure is directly proportional to absolute pressure, proportional to absolute temperature, proportional to absolute temperature. ध्यान दीजिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट वी कांस्टेंट. एट वी कांस्टेंट ये कंडीशन है, राइट? अब देखिए, ये आपका जो है ना गैय-लुसाक लॉ आ गया. अब हम इसके ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले देखिए, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफ्स. ग्राफ्स में जो सबसे पहला ग्राफ है उसे हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम. वो पीवी ग्राफ होता है जी, इंडिकेटर डायग्राम. तो देखिए, इंडिकेटर डायग्राम में पीवी ग्राफ होता है वो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ. हमने क्या किया है, यहां पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है. वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है. जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो इसका स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा dp अपॉन dv, और ये इन्फिनिटी आएगा. इसका स्लोप dp अपॉन dv इन्फिनिटी आएगा. इसकी स्पेसिफिक हीट क्या आएगी? इस प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट कैपिटल CV होती है, जो हमने आपको बता दिया, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, राइट? अच्छा जी, चलिए. और इसके लिए स्पेसिफिक हीट ये आ गया, स्लोप ये आ गया, क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक कोफिशिएंट. इलास्टिक कोफिशिएंट, इसका इलास्टिक कोफिशिएंट भी इन्फिनिटी आएगा, है ना? इलास्टिक कोफिशिएंट भी इन्फिनिटी आएगा. और एक चीज़ और बच गई, क्या थी? स्लोप थी, स्पेसिफिक हीट थी, कैपिटल CV, इलास्टिक कोफिशिएंट आ गया, और क्या बच गया था? कुछ चीज़ बच रही थी क्या? बस यही तो चीज़ें थी, है ना? ठीक है, ये चीज़ें थी, इलास्टिक कोफिशिएंट वगैरह, है ना? चलिए, अब हम इसको प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करूंगा. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो इट इज सर्टेनली स्ट्रेट लाइन, है ना? अच्छा, अगर हम प्रेशर का और टेम्परेचर का रेशियो लेंगे तो प्रेशर और टेम्परेचर रेशियो लेंगे तो कांस्टेंट आएगा जी, कांस्टेंट आएगा, राइट? ठीक है. तो ये सब आपके ग्राफ्स हो गए. अब हम इसके बारे में कुछ क्लियर कट बातें करेंगे. सबसे पहली बात करूंगा मैं, डेल्टा W इज वर्क डन. वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका जो डेल्टा W आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन P dV, V1 से V2. अब आपका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो ये 0 आएगा. वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, सो V1 इक्वल टू V2, तो लिमिट 0 आ जाएगी. चलिए, नंबर टू डेल्टा du बराबर आएगा NCV dt. डी बराबर क्या आ जाएगा? NCV dt. अब देखिए, तीसरी बात होती है डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस डी. अब डेल्टा W आपका 0 है तो प्लस डी. इसका मतलब डेल्टा Q बराबर डेल्टा du आएगा. इट मीन्स entire heat energy supplied. It means
entire heat energy supplied to gas in a constant volume process, in a constant volume process, या आप ये कहिए in isocoric process used to increase internal energy du. बस इंक्रीज करने में काम आ जाएगा. एंटायर हीट सप्लाइड टू गैस इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी डी यू. इंटरनल एनर्जी डी यू को इंक्रीज करने में काम आ जाएगी. सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी डी यू को इंक्रीज करने में काम आ जाएगी. राइट. और वर्क वगैरह कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, सब कुछ आ गया है इसका. अब हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल के बाद में एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे. राइट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आइसोथर्मिक प्रोसेस. तो देखिए आइसोथर्मिक प्रोसेस, इसको आइसोथर्मल्स भी बोलते हैं ना, आइसोथर्मिक प्रोसेस. आइसोथर्मिक प्रोसेस जो होता है इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो पीवी इक्वल टू एन आर टी. एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया. पीवी इक्वल टू कांस्टेंट. अब देखिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है तो पी प्रोपोर्शनल टू 1/v आ जाएगा. इसे बॉयल्स लॉ कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? बॉयल्स लॉ. अब ये जो बॉयल्स लॉ है इसका सेंस क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure of a gas is inversely proportional to volume. प्रेशर ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ये होता है इसका बॉयल्स लॉ. राइट. अब जब ये बॉयल्स लॉ ये होता है तो अब देखिए ये तो ये हो गया. चलिए अब हम ग्राफ्स की बातें कर लेते हैं जरा. ग्राफ्स, सबसे पहले ग्राफ की जिसकी बात करते हैं हम वो होता है इंडिकेटर डायग्राम. इंडिकेटर डायग्राम नहीं, पीवी ग्राफ. इंडिकेटर डायग्राम का मतलब पीवी ग्राफ होता है जी. अब देखो मैं P प्रोपोर्शनल टू V निकाल रहा हूं. सॉरी इधर P है और इधर V है. राइट. देखिए P प्रोपोर्शनल टू V ऐसा आएगा ये ग्राफ, बिकॉज P प्रोपोर्शनल टू 1/v. P प्रोपोर्शनल टू 1/v. राइट. अब देखो इस ग्राफ की जो स्लोप आती है ना, इस ग्राफ की जो स्लोप आती है वो बता दूं मैं आपको. स्लोप ऑफ द ग्राफ इज, है ना, dp/dv. इसकी स्लोप आती है -p/v. कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ स्लोप को. pv, है ना. राइट. इसकी स्पेसिफिक हीट आती है इन्फिनिटी. इन्फिनिटी स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है? इन्फिनिटी स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है कि आप इस प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस में कितनी ही हीट दे दो या कितनी ही हीट निकाल लो बाहर, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है. तो whatever amount of heat you supply or whatever amount of heat you eject out from the isothermal process, no change in temperature will take place. Hence, it is specific heat is infinity, right? Its specific heat is infinity. अब हम बात करते हैं आगे की. तो ये है इलास्टिक कोफिशिएंट. आइसोथर्मल इलास्टिक कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो P के बराबर होती है. केवल किसके बराबर होती है? P के बराबर. बस. राइट. अच्छा, ये तो ये बात हो गई. अब देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि इसको जो है ना स्लोप को निकाला कैसे हमने. तो देखो जी PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है. PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं इसको. PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0.
है ना। अब जब ये पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी है तो हम लिख देंगे डी पी अपॉन डी वी इट इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी, माइनस पी अपॉन वी। ये आपका जो है स्लोप आ गया, स्लोप आ गया। अब देखिए इलास्टिक कोफिशिएंट क्या होता है, इलास्टिक कोफिशिएंट ये होता है, देखो मैं इलास्टिक कोफिशिएंट भी बता ही देता हूँ, है ना। इलास्टिक कोफिशिएंट कैसे आता है, कैसे आता है, तो ये आता है डी पी अपॉन डी वी अपॉन वी बराबर माइनस पी आता है ना। इलास्टिक कोफिशिएंट की एक्चुअल में डेफिनेशन इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है और इधर अपने आप प्लस हो जाता है, राइट। ये इलास्टिक कोफिशिएंट की डेफिनेशन है ना। एक्चुअली ये माइनस पता है क्यों होता है, क्योंकि डी वी और डी पी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर डी वी घटता है तो डी पी बढ़ता है, डी पी बढ़ता है तो डी पी घटता है। इसलिए ये इलास्टिक कोफिशिएंट की फंडामेंटल डेफिनेशन यही होती है, माइनस साइन होता है यहाँ पर, राइट। हम लोग कभी कभी नहीं लगाते, तो वो उस समय हम इसलिए नहीं लगाते कि हमारी जो इंटेंशन रहती है वो मैग्नीट्यूड की रहती है, इंटेंशन जो रहती है वो मैग्नीट्यूड की रहती है, तो कई बार हम नहीं लगाते, बाकी जो है हम लगाते भी हैं, राइट। ये आपका ये आ गया, करेक्ट। चलिए अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर देना चाहता हूँ, वो ये कर देना चाहता हूँ कि जो आपका डी यू है, डी यू इज इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज एन सी वी डी टी, और डी टी जीरो होता है तो ये जीरो आएगा। इसका मतलब कोई चेंज इंटरनल एनर्जी में नहीं होता है, कोई चेंज इंटरनल एनर्जी में नहीं होता है। अब देखिए जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है ना, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, तो दैट इज डेल्टा डब्ल्यू प्लस जीरो, इट मीन्स इट इज डेल्टा डब्ल्यू, है ना। हेंस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, in isothermal process, hence in isothermal process the heat energy supplied to the system, supplied to the gas system is utilized entirely in doing external work, तो पूरी की पूरी जो हीट एनर्जी है वो एक्सटर्नल वर्क करने में काम आ जाती है, पूरी की पूरी एक्सटर्नल वर्क करने में काम आ जाती है, खत्म। डीयू का कोई काम नहीं, बैंक बैलेंस का कोई काम नहीं, सब खर्चा। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू होता है। अब हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो है ना आपके काफ़ी सारे जो है ना पूछे जाते हैं। जरा हम ग्राफ्स वगैरह की बातें भी कर लूँ जरा मैं, ये तो पीवी की तो बात कर ही ली थी हमने, तो अदर ग्राफ्स की बात कर लें, फिर वर्क डन की कैलकुलेशन करेंगे। अदर ग्राफ्स की बातें कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, फिर वर्क डन की कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, है ना। अदर ग्राफ्स में देखो क्या है, अगर मान लो कोई व्यक्ति ग्राफ खींचना चाहता है पी वी में और वी में, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी कांस्टेंट, क्योंकि पी वी कांस्टेंट है, पी वी कांस्टेंट है ना। अगर कोई व्यक्ति ग्राफ खींचना चाहता है प्रेशर में और टेम्परेचर में, तो भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति ग्राफ खींचना चाहता है टेम्परेचर में और वॉल्यूम में, तो भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर कोई व्यक्ति ग्राफ खींचना चाहता है पी में और 1/v में, प्रेशर में और 1/वॉल्यूम में, ये ग्राफ ड्रॉ करना चाहता है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू 1/v है, P प्रोपोर्शनल टू 1/v है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, राइट। ये सब तो ग्राफ की बात आ गई। अब हमारे पास
इस आइसोथर्मिक प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच गई है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ बच गई है वर्क डन। तो देखिए, वर्क डन इन आइसोथर्मिक प्रोसेस, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मिक प्रोसेस, ये आपके जो है ना वो पूछते हैं, क्या नाम है उनका, बोर्ड, स्कूल वाले बहुत पूछते हैं इस सवाल को। डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन इन आइसोथर्मिक प्रोसेस, है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्कूल टीचर्स का। ध्यान दो, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मिक प्रोसेस। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मिक प्रोसेस। देखिए, आपको हमने वर्क डन का एक जनरल फॉर्मूला बता दिया था, PdV V1 से V2, ये हमने जनरल फॉर्मूला बता दिया था। अभी अभी हमने आपको आइसोथर्मिक प्रोसेस के बारे में एक बात बताई है ना, तो क्या, फॉर आइसोथर्मिक प्रोसेस T कांस्टेंट है ना, और PV इक्वल टू क्या बताया, PV इक्वल टू क्या बताया, nRT। T कांस्टेंट है तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा nRT अपॉन V। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ P को, P बराबर nRT को बाहर ले आता हूँ, 1 अपॉन V dV V1 से V2, ये हो गया। n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया, v को इंटीग्रेशन के अंदर रखा है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ nRT। अब ये 1 अपॉन V dV है ना, इसको मैं लिखूंगा log ऑफ V, V1 से V2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा nRT log ऑफ V2 अपॉन V1 दिस, राइट, ये nRT आ गया। अब जब अपने पास में ये चीज़ आ गई है, तो मैं इसको अलग अलग तरह से लिख देता हूँ, देखो, है ना, हाँ, मैं यहाँ पर ये चीज़ नोट करा देना चाहता हूँ आपको, नोट, देखो बेटा, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट है ना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल, ये ध्यान रखना, केवल आइसोथर्मल के लिए ही है ये बात, हर चीज़ के लिए नहीं है, हर चीज़ के लिए नहीं है। पता है मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा PV इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू nRT, ये लिखूंगा मैं, nRT लिखूंगा। अब मैं अगर यहाँ से P1 V1, यहाँ जैसे V2 अपॉन V1 है, तो मैं पता है V2 अपॉन V1 को क्या लिख सकता हूँ, P1 अपॉन P2 लिख सकता हूँ। तो मैं देखिए डेल्टा W को क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग चेक करेंगे, डेल्टा W बराबर nRT log ऑफ P1 अपॉन P2, इट इज इक्वल टू P1 V1 log ऑफ V2 अपॉन V1, राइट, इट इज इक्वल टू, बस कुछ नहीं, वही बकवास करूंगा मैं, P2 V2 log ऑफ P1 अपॉन P2, बस आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड, राइट। ये आपका वर्क डन आ गया आइसोथर्मिक प्रोसेस के लिए। हमने कहा डेल्टा Q बराबर डेल्टा W, है ना, हाँ, तो वी हैव टोल्ड दैट डेल्टा Q बराबर डेल्टा W, इसका मतलब डेल्टा Q और डेल्टा W सेम रहेंगे, है ना, डेल्टा Q एंड डेल्टा W सेम रहेंगे। तो देखिए, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W, that is nRT log of V2 अपॉन V1 टू दी बेस, वो आ गया, राइट, है ना। अब आप ये है ना log ऑफ टू दी बेस E है, ये है ना, एक्चुअल में फंडामेंटली अगर हम इसको कहें तो इट इज log ऑफ P1 अपॉन P2 टू दी बेस E है, ये E है। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हैं 2.303 nRT log ऑफ log ऑफ V2 अपॉन V1 टू दी बेस 10, तो लिख सकते हैं, वो तो कोई खास बात नहीं है ना, 10 को E की बेस चेंज करो। कुल मिलाकर के बात ये है कि P1 अपॉन P2 और V2 अपॉन V1 एक ही बात है, एक ही बात, राइट, आइसोथर्मिक प्रोसेस के लिए।
इसके बाद हम एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, है ना।